आज का एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने है, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इससे पहले हम लोग इस टाइप में एक पढ़ चुके हैं, आई थिंक, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। दोनों बहुत डिफरेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स में आपको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे और बोला जाता था कि इन दोनों में से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक है। अजम्पशन में जो बताया जाएगा, आपको अजम्पशन से क्या समझ में आता है? अजम्पशन से हम लोग सब जानते हैं कि क्या मतलब होता है अजम्पशन का। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्वानुमान। हिंदी में इसको कहा जाता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? यानी पहले आपको एक अनुमान लगाना कि पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए ये चीज स्टेटमेंट में कही गई है, या फिर पहले ऐसा कुछ होता है, ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, तब उसके बारे में कोई स्टेटमेंट कही गई है। पूर्वानुमान यानी कि आपको जो अजम्पशंस दी हुई होंगी एक आपके अंदर में, क्या क्या इसका बेसिक है, सिर्फ इतना सा इसका बेसिक है, कुछ खास चीजें नहीं है। स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो अजम्पशन दी रहेंगी। इट विल बेस ऑन योर एग्जाम के अगर हाई लेवल बैंकिंग का एग्जाम है तो 3-4 अजम्पशन दी होंगी, या बहुत बढ़िया सी लैंग्वेज होगी इंग्लिश में। और अगर आपका नॉर्मल एग्जाम है तो नॉर्मल अजम्पशंस आपको दी हुई होंगी। क्या होगा? स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक। उसके साथ में दो आपको अजम्पशन दी होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड दो आपको अजम्पशन दी होंगी, यानी कि अनुमान लगाने के लिए दिया होगा। कुछ एक अनुमान होंगे जो आपको दिए होंगे, अगर ऐसा कुछ होता होगा तभी ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। जो अनुमान सही होगा वही हमारा करेक्ट आंसर। दोनों सही होंगे दोनों गलत होंगे दोनों, आइदर और की कंडीशन भी इसमें बनती है। क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास में है that if you have any problem bringing them to me। पहला स्टेटमेंट है if you have any problem bring them to me, मेरे पास लाने में अगर तुम्हें कोई दिक्कत है। सिर्फ इतना स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है। अब देख लेते हैं अनुमान क्या क्या है। पहला अनुमान है you have some problem that I can solve any problem। देखो कहा है अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे पास लाओ, आई विल सॉल्व दैट, यही तो मतलब होगा। दूसरी वाली तो भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसको देखने से हम जान सकते हैं। पहला वाला बोला है कि यू हैव सम प्रॉब्लम। एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा इन चीज में, स्टेटमेंट अजम्पशन जब भी करेंगे, इसलिए यहाँ बोला है इफ मतलब अगर, श्योर नहीं, अगर बोलता यू हैव एनी प्रॉब्लम तब मैं ये वाली जो अजम्पशन थी करेक्ट करती। इसलिए कहा है तुम्हें कुछ दिक्कतें हैं, ठीक, तुम्हें कुछ दिक्कत है उसलिए, लेकिन स्टेटमेंट में इफ कहा गया है, यानी कि अगर तुमको कुछ दिक्कतें हैं, श्योर नहीं है दिक्कत है कि नहीं, अगर है तो मेरे पास लाओ। इसलिए मैं इसको श्योरली नहीं कह सकती कि हाँ तुमको कोई दिक्कत है ही है, ये अजम्पशन। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा गलत होगा। ओनली अजम्पशन सेकंड विल बी इम्प्लिसिट, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा सिर्फ वही करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेंगे। दूसरी वाली में कहा गया है कि डिटर्जेंट शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ्स। जो साबुन होता है उसको कपड़े साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। अब अजम्पशन देख लेते हैं। पहली अजम्पशन है डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर। ना तो यहाँ फॉर्मेशन की कोई बात हुई है भाई, ना लेदर की बात हुई है, सिर्फ कहा है कि ना कपड़े साफ करने के लिए आपको डिटर्जेंट चाहिए, इसलिए पहली वाली अजम्पशन तो बिल्कुल नहीं। फिर कहता है कि डिटर्जेंट हेल्प टू डिसलॉज ग्रीस एंड डर्ट, बिल्कुल सही है, यानी कि डिटर्जेंट जो होता है वो निकालने के लिए लॉज, और जो आपके यहाँ पे ग्रीस होती है, जो गंदगी होती है, उसको निकालने के लिए काम आता है। यही मुझे स्टेटमेंट में कहा है, इसका अनुमान यही है कि भाई ये निकालने के काम आता है, इसीलिए जो कपड़े होते हैं वो डिटर्जेंट से साफ हो सकते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है अगेन करेक्ट है। अजम्पशन सेकंड जो होगी इसमें इम्प्लिसिट आपकी करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या हम लोग कर रहे हैं? पूर्वानुमान, उसी के बेसिस पे हमारे देखेंगे स्टेटमेंट सही है कि नहीं। क्वेश्चन थर्ड में कहता है कि लाइक अ मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम,
यानी कि कहता है स्टेटमेंट कि एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका फॉलो किया, या तो कह दो कि कभी कोई आपका धर्म गुरु जैसे होता है, जैसे जानते होंगे कृपा बरसेगी, इस टाइप के अगर आपका कोई भी वो होता है, क्या नाम, फॉलोवर आप किसी के हैं तो कहते हैं, और बाद में कोई उसके ऊपर से पर्दा हटता है तो आप लोग कहते हैं ना कि दैट आई वॉज सो मैड, कि मैं उसको इतना अंधा होके फॉलो कर रहा था। यही सेम स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है, दैट लाइक अ मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, एक पागल आदमी की तरह मैंने सोचा, मैंने निश्चय किया कि मैं उसको फॉलो करूँगा। ठीक, अजम्पशन क्या दी हुई है? पहला अजम्पशन आई एम नॉट अ मैडमैन, मैं पागल आदमी नहीं हूँ। दूसरा है आई एम अ मैडमैन। भाई जब भी इसका कोई लेना देना, क्लियरली इसका कोई लेना देना स्टेटमेंट के साथ में नहीं है अजम्पशन का, बट दो अजम्पशन दी हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, दोनों गलत है ना तो उसमें स्टेटमेंट से मैं ये बता सकती हूँ कि वो पागल आदमी है, ना ये बता सकती ना ही वो पागल आदमी नहीं है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मैं पागल आदमी नहीं हूँ और मैं पागल आदमी हूँ, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। भाई या तो पहले वाला सही होगा या दूसरे वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि या तो वो पागल होगा या वो पागल नहीं होगा। यही दो बात तो हो सकती है कि या होगा या नहीं, सेम यही है कि इधर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, चलो अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, द गवर्नमेंट हैज, क्वेश्चन नंबर 4 में, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन to the tune of rupees 1 lakh to the family members of those who are killed in railway accident। रेलवे एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको जो है वो 1 लाख रुपए की कंपनसेशन देंगे, ये मुझे स्टेटमेंट में कहा गया है। अब अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन होती है पूर्वानुमान, इससे पहले का अनुमान देखेंगे। गवर्नमेंट हैज एनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए अगर उनके पास में पैसे होंगे तभी तो वो ऐसा कोई डिसीजन ले सकता है ना। भाई अगर मेरे पास में कुछ 100, 200, 500 रुपए हैं तभी तो मैं किसी को सोचती हूँ कि यार इसको 10 रुपए की हेल्प कर दो, उसको 15 की हेल्प कर दो। अगर मेरे पास खुद ही नहीं है तो मैं सोचूं भी तो मैं कर नहीं सकती। बट क्योंकि गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस ऑलरेडी कि वो 1-1 लाख की कंपनसेशन देगी, तो इसका मतलब उसके पास में फंड है। पहला वाला अजम्पशन सही। दूसरा, देयर मे बी रिडक्शन इन द इंसिडेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन हियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर। बिल्कुल गलत है, ये हियर नहीं है, ये नियर है। ये वाला हियर नहीं है, नियर है। ठीक है, ये वाला आपके सामने हियर नहीं नियर है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, यानी अजम्पशन फर्स्ट इज द इम्प्लिसिट। चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नेवर बुक सच अ ल्यूसिड, कोई भी बुक सच अ ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है जो क्लियर नहीं होती है, दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग इज नॉट क्लियर, दैट इज नोन एज लूसिड। लूसिड बुक वॉज अवेलेबल ऑन द टॉपिक। इससे पहले कोई भी एक ऐसी अनक्लियर बुक जो है मार्केट में नहीं है, उसने ये कहा है। अजम्पशन का है सम अदर बुक्स वर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, बिल्कुल है, बिल्कुल कहा है इसने कि कुछ और इस टॉपिक पे बुक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भाई। अब कहता है यू कैन राइट लूसिड बुक ऑन वेरी फ्यू टॉपिक, देयर इज नो पूर्वा अनुमान सही इस स्टेटमेंट के बेस पर। कोई पूर्वानुमान दूसरे वाले अजम्पशन से मैं नहीं कर सकती हूँ। पहला वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इफ ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। ठीक है भाई, ल्यूसिड पे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका उससे तो कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसा अनुमान तो बिल्कुल नहीं है कि मैं ये चीज बोल सकूं। ये बात बिल्कुल सही है कि सम कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल जो है उस टॉपिक पे हो सकती है, क्योंकि इसने बोला है नेवर बिफोर सच ए ल्यूसिड बुक, यानी इससे पहले कोई भी ऐसी अनक्लियर बुक नहीं आई है। ठीक, यानी उससे पहले वो और भी उस टॉपिक पे बुक पढ़ चुका है। क्वेश्चन 6 में कहता है दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल्स फॉर 9 months। मैंने ना 9 months से अपने टेलीफोन का बिल रिसीव नहीं किया है, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स।
बहुत सारी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी। अ टेलीफोन कस्टमर लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली कोई न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, वॉट एवर इट इज, तो कहता है कि 9 महीने से यानी 9 महीने से मैंने अपना जो है टेलीफोन का बिल जो है रिसीव नहीं किया है बाकायदा, कि मैं बहुत सारी कंप्लेन कर चुका हूँ। अजम्पशन देखते हैं, एवरी कस्टमर हैज़ अ राइट टू गेट बिल रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। बिल्कुल सही बात है भाई, सबको राइट है अपना लेने का, बिल लेने के लिए सबको राइट है। उसको पता चले, ऐसा करें कि 4 साल के बाद उसको भेज दिया 2 करोड़ का बिल, कहाँ से वो पे करेगा? तो अगर वो मंथली करेगा उसका राइट है वो चीज़ का। दूसरी वाली कहता है द कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू डिफीट इन सेवरल सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्ट। बिल्कुल सही है भाई, जब वो बार बार कंप्लेन कर रहा है तो अभी भी आपने उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंप्लेंट की सर्विस है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों जो अजम्पशन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 7 में क्या कहता है? द मैनेजमेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड आस्क्ड द वर्कर यूनियन टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक इमीडिएटली, अदरवाइज द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। ये कह रहा है कि भाई अगर आप लोग अभी के अभी जो ये स्ट्राइक है इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट को एक ऐसा कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो फैक्ट्री होगी उसका जो भी ऑपरेशंस डेली बेसिस पे चल रहे हैं उनको स्टॉप करना पड़ेगा, ये कह रहा है। ठीक, अब अजम्पशन देख लेते हैं। नो अल्टरनेट अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इज लेफ्ट हियर द मैनेजमेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल गलत है भाई, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं बट दे आर फोर्स्ड टू डू दैट। ओके, सेकेंड इज सच थ्रेट में हैव सम एफर्ट टू द वर्कर यूनियन। बिल्कुल सही है भाई। एक बात देखो, कोई कहीं पे रोज काम करने जाता है, अचानक से सुने कि इस स्ट्राइक की वजह से ये कंपनी ही बंद होने वाली है, तो सपोज 15, 20, 30 लोग अगर उस स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो बाकी लोग उन 40 से 50 से अलग काम करते हैं, उनको डर लग जाएगा कि हमारी रोजी रोटी जो है वो खत्म हो जाएगी अब। इसीलिए वो औरों को बोलेंगे कि भाई ये स्ट्राइक खत्म करो, इसीलिए ये इस धमकी का जो है इन पर असर पड़ सकता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट के बाद में पास में सिर्फ क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री और कोई ऑप्शन ना हो। अगर कोई कंपनी अपनी जो फैक्ट्री है या कोई चीज़ है उसको बंद कर रही है तो उस पर भी तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इसलिए पहली नहीं लेकिन दूसरी वाली जो थी अजम्पशन बिल्कुल सही थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है कि मोस्ट पीपल हु स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग को अगर स्टॉप कर दें तो उनका वेट गेन होने लगता है। अब देखते हैं अजम्पशन क्या है। कहता है इफ वन स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट, ठीक है। फिर कहता है इफ वन डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग वल एक लोग गेन नहीं करेगा, यानी कि अगर कोई मतलब कोई स्टॉप कर देता है स्मोक करना तो उसका वेट जो है गेन हो जाएगा। फिर कहता है अगर कोई स्मोक करना स्टॉप नहीं करता है तो उसका जो वेट है वो गेन नहीं होगा। दोनों ही बिल्कुल गलत है, कोई भी असम्पशन इस पे। इसने पहली बात तो देखो, इसने कहा है ओनली मोस्ट पीपल, सब लोगों के साथ में ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा है, इसलिए मैं यहाँ ये नहीं कह सकती। यहाँ वन विल का मतलब इसने कंसिडर किया है सब, ओवरऑल जितने भी लोग हैं अगर स्मोक करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। सब है, यहाँ मोस्ट पीपल है यानी कुछ लोगों में, तो दोनों की दोनों जो अजम्पशन है सब लोगों पे अप्लाई नहीं होंगी, दोनों की दोनों ही अजम्पशन गलत होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नीदर वन नीदर सेकेंड इज फॉलोज। फिर कहता है कि विटामिन ई टैबलेट्स इंप्रूव द सर्कुलेशन कीप योर कॉम्प्लेक्शन इन ग्लोइंग कंडीशन। जो विटामिन ई होता है वो आपका जो सर्कुलेशन होता है यानी ब्लड जो सर्कुलेट आपका होता है वो इम्प्रूव करता है और आपको जो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है उसको ग्लो करता है। विटामिन ई को एक कहा जाता है ना सुंदरता का विटामिन, फेस के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सही होता है विटामिन ई की टैबलेट्स, खाना भी और लगाना भी। तो ये इसने बोल दिया है, पर देखते हैं अजम्पशंस क्या हैं कि पीपल लाइक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। बिल्कुल सही है भाई, विटामिन ई के कैप्सूल अगर आप खा रहे हो
या अगर आप फेस पे लगा रहे हो या फिर अगर आप बालों पे लगा रहे हो, इट मीन्स यू लाइक दैट, यू लाइक डूइंग दैट एंड पीपल लाइक दैट। दैट इज कॉमन टेंडेंसी इन अस कि हम इंडियन स्पेशली कि हमको फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद होता है, साफ सुंदर रंग बहुत पसंद होता है। सेम ये बिल्कुल सही अनुमान है कि पीपल लाइक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। दैट्स वाई मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप ये लगाइए इससे ग्लो करेंगे, फेयर एंड लवली, फलाना ढिमाका। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि कॉम्प्लेक्शन बिकम्स डल इन द एब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों कंप्लीट इम्प्लिसिट करेंगी कि भाई जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, आपका दिमाग से खून पैरों में इधर उधर टाइमली सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, तो सीधी बात है आपके कॉम्प्लेक्शन पे, आपकी बॉडी की इंटरनल चीज़ों पे असर पड़ेगा। इसलिए दोनों ही अनुमान बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन होगा इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल इटसेल्फ। कंप्यूटर की जो एजुकेशन है वो स्कूल में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। ठीक, फिर अजम्पशन में क्या कहता है कि लर्निंग कंप्यूटर इज इजी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कंप्यूटर को अगर वो स्कूल में इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रहा है तो कंप्यूटर जो है बिल्कुल इजी होगा, या एक इजी लेवल से बच्चों को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो पहला वाला जो है हमारे पास में अजम्पशन बिल्कुल सही है। फिर कहता है कंप्यूटर एजुकेशन फेचेस जॉब इजीली, देयर इज नथिंग इन द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉब्स। ठीक, जॉब के रिगार्डिंग वहां पर कोई भी बात नहीं कही गई है, सिर्फ कहा गया है कि कंप्यूटर की एजुकेशन को स्कूल में जो है इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। पहला वाला बिल्कुल सही, दूसरा वाला गलत, यानी इफ ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कहता है कि इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। ऐसा कहा जाता है कि 5 साल और उसके बाद में, या तो 5 साल का बच्चा हो या उसके बाद में आप बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं। पहला वाला अजम्पशन क्या है, एट दैट एज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड रेडी टू लर्न। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भाई 5 साल या उससे ज़्यादा की एज जब हो जाएगी तो आपका बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो स्कूल में जाके समझ सके जो मैम पढ़ा रही है, एक बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ हद तक वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। ठीक, तो पहला वाला बिल्कुल सही अजम्पशन। दूसरा वाला कहता है स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर एज। बिल्कुल गलत है। आप कभी भी अपने बच्चे का एडमिशन, आज मैं भी नर्सरी में एडमिशन ले सकती हूँ, क्या कोई स्कूल मुझे बना कर सकता है? नहीं कर सकता। देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन फॉर दैट इन इंडिया एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो पहला वाला सही, दूसरे वाला गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इफ ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 12 में, वाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जो है कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं अगर आपको जो आप जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका जो एम्प्लॉयर है आपको प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहा है, प्रोविडेंट फंड पे आपका हक है वो आपको नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं आप कोर्ट में जाते हैं? अब इसका अनुमान देख लेते हैं। कहता है कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। बिल्कुल सही बात है, पूर्वानुमान है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग दैट कि एम्प्लॉयर की या घर में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको कोर्ट तक खींच कर हम लोग ले जा सकें, तो कोर्ट जो है बिल्कुल हेल्प करता है हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वेदर इट इज़ बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या घर में या क्रिमिनल, वॉट एवर इट इज़। तो कोर्ट जो होता है वो हेल्प करता है। पहला वाला अजम्पशन जो है बिल्कुल सही है भाई। फिर दूसरे में कहता है इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय। बिल्कुल सही है दूसरे वाला में। हमारा जब भी हम किसी कंपनी में काम करते तो हमारा हक होता है हमारे प्रोविडेंट फंड पे। एक फंड है जो हम हर मंथ कटवाते जाते हैं, लास्ट में जब जिस दिन हम रिटायर होते हैं तो वो फंड हमको वापस मिलता है, तो हमारा हक बनता है उस पर
तो ये बिल्कुल सही है, यानी दोनों की दोनों बिल्कुल सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फिर कहता है स्टेटमेंट में, nobody can predict as to how long our country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activity। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारी कंट्री और कितना झेल सकती है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। सही बात है, वी आर ऑल फेड अप विद दीज डेली अटैक्स एंड वट एवर इट इज़। तो हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमारी लाइफ में से ये टेररिस्ट एक्टिविटी कब तक ख़त्म हो सकती है। पूर्वानुमान, assumption, it is impossible to put on end the terrorist activities। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ये बात। यार पॉसिबल तो देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इम्पॉसिबल है कुछ, भाई बहुत सारे टू सम एक्सटेंट तक तो एटलीस्ट हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और करा भी है हमने। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आजकल इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम बहुत हद तक इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड इज एफर्ट टू कंट्रोल द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर ऑन, बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल इतनी चीज़ें चलती हैं कि हम लोग ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। पहला वाला गलत, सेकेंड वाला सही, यानी ओनली अजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिसिट। फिर कहता है हिज रीसेंट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ कंपनी ए ओनली अ गैम्बल। कंपनी ए के अंदर जो उसने इन्वेस्ट किया है वो एक गैम्बल है, एक जुआ है। ठीक है, वो एक जुआ है जो उसने एक सट्टा लगा देते हैं कि भाई ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे। तो सेम उसने कंपनी ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसका एक गैम्बल है। अब देख लेते हैं अजम्पशन। ही में इनकर लॉस ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ही में गेन गेन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। 14 है, सेम है यार, या तो मना कर रहा है कि नहीं होगा या कह रहा है कि होगा, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी ईदर और फर्स्ट और सेकंड। या तो उसको लॉस होगा, दो ही काम हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, या तो लॉस होगा या गेन होगा, दोनों अजम्पशन में दे दिए। यानी जब भी ऐसा केस बने जैसा कि पहले बना था, यहाँ भी यही बना है, तो हम करेंगे हमेशा ईदर फर्स्ट या सेकंड इज इम्प्लिसिट, या तो एक पहला सही या दूसरा सही, जैसा कि हम सिलॉग्स में करते आए हैं। क्वेश्चन 15 में देख लेते हैं क्या कहता है कि इफ़ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट गिव इट इन अ न्यूज़पेपर एक्स। अगर तुम कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है देना चाहते हो तो पेपर एक्स में दो। कोई किसी को कह रहा है, ये एडवाइस कर रहा है। अजम्पशन बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स। देखो ना तो यहाँ कोई प्रोडक्ट की बात हुई है ना बी की बात हुई है, किसी ने किसी को बोला कि अगर तुमको ना गिव एनी एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना है तो तुम लोग जो है एक्स न्यूज़पेपर में दे दो। बात सिर्फ इतनी सी है, ना तो प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है, ना ही भाई बी जो है पब्लिसाइज कर रहा है किसी चीज़ को। दूसरी चीज़ है न्यूज़पेपर हैज़ अ वाइड सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। भाई जब न्यूज़पेपर एक्स की पहुंच दूर तक होगी तभी तो उसने उसको एडवाइस किया है कि भाई अपना जो एडवर्टीजमेंट है एक्स तक दो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वॉट एवर इट इज, वो दूर तक जाएगी। ठीक, यानी सेकंड वाली अजम्पशन बिल्कुल सही है, पहली वाली गलत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 देखेंगे। those who are appearing for this examination for the first time should be helped in filling up the forms and instruction to invigilating staff। invigilating staff को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर कोई भी इस एग्जाम में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है तो आप उसकी फॉर्म भरने के लिए जो है हेल्प करेंगे, ये इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। फिर कहता है assumption में द फॉर्म इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो सकता कि भाई कॉम्प्लिकेशंस हो तभी वो चीज़ भरी जा सकती है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है, फॉर्म टफ है। कई बार लोगों को एक माइनर चीज़ की भाई ये भरना है कि नहीं, दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर, नहीं, जब बैंक जाते हैं 4-5 पन्नों का फॉर्म होता है, बट आप कई बार 2-3 चीज़ें उसमें फिल करते हैं, बाकी बैंक वालों का काम होता है। सेम ये चीज़ है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है बट दैट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू।
सेम अप्लाइज ऑन दिस कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो जो फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसने बोला हो कि आप हेल्प करिए। नॉर्मली भी आप बोल सकते हैं किसी को कि हेल्प करिए। फिर कैंडिडेट्स कैन अपीयर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा है कि दोज हु आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया है, इसका मतलब और भी टाइम्स आप लोग उसमें अपीयर कर सकते हैं। सेकंड वाला बिल्कुल सही, पहला गलत, दूसरा वाला अजम्पशन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्या कह रहे हैं, कहता है द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स टू बी केयरफुल इन अ क्लास बिकॉज सम स्टूडेंट मे डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने टीचर, कोई नई टीचर का एडमिशन हुआ या नहीं भी हुआ, टीचर्स को कहता है कि भाई टीचर्स जो है आप लोग ध्यान रखें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए स्कूल का, क्योंकि जो कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक, अजम्पशन पहला है द टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट्स। दूसरा है द स्टूडेंट विल वेलकम देयर डिसीजन टू द वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल्स। उसने ये बात बोली है भाई अगर कुछ बच्चे हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं और उनको और कुछ पढ़ने वाले नहीं है, जब वो शट कर देगा, टीचर्स जो है नहीं पढ़ने वाले बच्चों को बोलेगा कि भाई तुम चुपचाप बैठ के पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ाई करो अपनी, तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरे बच्चे होंगे वो वेलकम करेंगे उस डिसीजन का, या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है कि द टीचिंग विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपर एंड दे विल पॉइंट, टीचिंग नहीं है टीचर आना चाहिए, टीचर जो है हैंडल को प्रॉपर सिचुएशन को हैंडल करेगा और पॉइंट आउट करेगा नॉटी स्टूडेंट्स को। जब उसको भी ये अथॉरिटी रहेगी कि भाई तुमको पढ़ाना है, जैसे मर्जी ढंग से पढ़ाओ और इनको हैंडल करो, तो वो बिल्कुल पॉइंट आउट करेगा कि आप मेरी क्लास से बाहर जा सकते हैं या जो भी वो एक्शन लेगा, बट टीचर जो है एक्शन लेगा। इसलिए पहला वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर KVS और भी एग्जाम्स जो भी आपके अगर UGC में भी आप पढ़ाई करते हैं उसके अंदर भी आते हैं अजम्पशन के क्वेश्चंस, और असर्शन भी आता ही, हम लोग कर चुके हैं असर्शन भी। तो अब देखते हैं, अगर ये कोई भी सारे चैप्टर निपटा लीजिए, कोई भी कुछ भी आ जाए तो आपको डर ना लगे। क्वेश्चन 18 में देखो क्या कहता है, कह रहा है भाई कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, आर डॉग डू नॉट बार्क बट दे आर ट्रेन्ड टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन गेस्ट एंड इंट्रूडर्स। कुत्तों से ज़रा संभल के रहिए। हमारे घर में जैसे किसी ने आर्टिकल लगा दिया बाहर कि कुत्तों से संभल के रहिए, ये भौंकते नहीं हैं, दे डू नॉट बार्क बट दे आर डिफ्रेंशिएट, दैट दे आर केपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंट्रूडर यानी चोर उचक्कों के बीच में, और जो जेन्युइन लोग आपसे मिलने आए हैं या कुछ भी बात है उनके बीच में। ये हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है। अजम्पशन है बार्किंग डॉग्स बाइट रेयरली, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभी ही काटते हैं, ऐसा उसने कहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया कुत्ता भौंक रहा है तो इसका मतलब ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड होगा, बिल्कुल काट सकता है। आर डॉग कुड बी डेंजरस फॉर द इंट्रूडर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। जब उसने बोल दिया है कि भाई डिफ्रेंशिएट कर सकता है इंट्रूडर यानी चोर उचक्कों के बीच में और नॉर्मल पर्सन जेन्युइन पर्सन के बीच में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो डेंजरस हो सकता है इंट्रूडर्स के लिए। इसीलिए उन्होंने ये जो आर्टिकल है अपने घर के बाहर लगाया है, जहाँ भी अपनी फैक्ट्री, कंपनी, वॉट एवर इट इज। फिर कहता है दिस ईयर मोस्ट ऑफ द शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर आर ऑफरिंग प्राइजेज एंड डिस्काउंट ऑन परचेजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। भाई इस साल जो है कंपनी ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे पैकेजेस, प्राइजेस निकाले हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर। भाई दिवाली पे निकालते हैं ना बहुत सारे ऑफर्स, जिससे लोग आए, ज़्यादा खरीदे, अल्टीमेटली तो उनकी बिक्री ज़्यादा ही होती है ना उससे। सेम यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन उसने दी है कि the shops and the department stores have so far earned a lot of profit, so now they have started sharing it with the customer। ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है भाई,
ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि इतना ज़्यादा उन्होंने कमा लिया है इसलिए वो लोग अब उसको कस्टमर के साथ में शेयर करेंगे। कहता है लॉट्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल बट द सेल इज़ नॉट शूटिंग अप, दैट्स वाई। बिल्कुल सही है, स्टॉक आपकी कंपनी में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा लेकिन बिक नहीं रहा है कोई भी रीज़न की वजह से। और अगर आप कोई ऑफर या कोई भी गुडीज़ साथ में देते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें आएँ। सपोज़ आप एक सर्फ के पैकेट के साथ में एक सर्फ देंगे फ्री तो लोग अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ है, आपको चाहिए ही चाहिए। तो जो सेकंड अजम्पशन है बिल्कुल अप्लाई होती है, ओनली अजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक, पहली वाली जो है नहीं इम्प्लिसिट होगी, पहला वाला पूर्वानुमान बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन 20 में क्या कहा गया है कि प्रोवाइड मिड डे मील्स टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्कूल। अगर स्कूल में आप मिड डे मील्स बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो उससे बच्चों की संख्या जो है आपके स्कूल में बढ़ेगी, ये बात कह रहा है भाई। फिर कहता है मिड डे मील्स विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रन टू द स्कूल। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे लोग मिड डे मील की वजह से भेजते हैं। दोज चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज डिप्राइव ऑफ गुड फूड विल अटेंड द स्कूल। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोज हु आर डिप्राइव्ड फॉर फूड और दे आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। ठीक, इसलिए सेकेंड वाला बिल्कुल गलत, पहला वाला सही, ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। फिर कहता है कि प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट वाइल गोइंग डाउन एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ 5 फ्लोर की बिल्डिंग। 5 फ्लोर की बिल्डिंग पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अगर आपको नीचे जाना है तो प्लीज लिफ्ट का यूज ना करो। क्या अनुमान हो सकते हैं कि जिसलिए ये जो है स्टेटमेंट इन्होंने लगाया है? पहला वाला है कि वाइल गोइंग डाउन द लिफ्ट इज अनेबल टू कैरी एनी लोड। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्या पता कोई काम चल रहा हो नीचे बेसमेंट में या फर्स्ट फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, इसलिए उन्होंने लिफ्ट रोक दी हो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई लोड वो नहीं उठा पाएगी इसीलिए नहीं है, पहला वाला नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज़ अ मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट फॉर राइट। ये बिल्कुल सही है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग या 4 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। 5 फ्लोर की बिल्डिंग या 4 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको अगर लिफ्ट दी हुई है तो दैट इज योर नॉट योर राइट, दैट इज अ फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडिंग बाय आपका मकान मालिक हो या फिर कोई भी आपकी सोसाइटी हो, वो आपको एक प्रोविजंस हैं ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर ऐसा उनके ज़रूरी नहीं है। 4 फ्लोर की या 5 फ्लोर की बिल्डिंग में ज़रूरी नहीं है कि लिफ्ट हो, आप 5 फ्लोर चढ़ के जाइए। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें लिफ्ट नहीं है 4-4, 5-5 फ्लोर पे। दूसरा वाला के अंदर सही था। फिर कहता है कि ट्रैफिक जैम आर मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द सिटी हैव बिकम अ रेगुलर फीचर ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पे जो सिटीज़ की रोड है उन पे जाम लगना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। Assumption: material used for road construction cannot be withstand the fury of monsoon, resulting into innumerable potholes and road। बिल्कुल कह रहा है कि मॉनसून जब आता है अपने रौद्र रूप में तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है रोड्स का वो इतना अप्रोप्रिएट होता ही नहीं है कि जो पोथ होल्स जो गड्ढे बन रहे हैं, इतने सारे गड्ढे बने उनको रोका जाए, तभी ट्रैफिक जैम होता है। कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पानी भरा हुआ है। पहला वाला बिल्कुल सही। नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग ऑन द रोड इज मच इन मानसून एज कम्पेयर टू द अदर सीजन। बिल्कुल गलत है भाई, जिसको रोज ऑफिस जाना है उसको तो जाना ही है, पहला वाला सही। जिसको कहीं काम से जाना है ये किसी एक्स्ट्रा दिन किसी एक्स्ट्रा काम कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेकंड वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाला करेक्ट। फिर कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी trespassers will be prosecuted। a notice on a plot of land। एक लैंड है, प्लॉट है कहीं पर, वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ है कि कोई भी ट्रेसपासर्स, कोई भी मतलब घुसपैठिया या उस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आएगा तो उसको प्रोसिक्यूटेड यानी कि उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है। फिर कह रहा है कि द पासर बाय मे रीड द नोटिस एंड मे नॉट ट्रेसपास। बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल हो सकता है भाई, जब उनको पता चलेगा कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कोर्ट में घसीटा जाएगा, तो कौन ही चाहेगा कि इतना पेन लिया जाए, कौन ही उस सोसाइटी में जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही। दूसरा वाला कहता है द पीपल आर स्केर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्मल पीपल, बोथ आर करेक्ट, नॉर्मल पीपल आर वेरी अफ्रेड टू कोर्ट्स, कोई नहीं घसीटना चाहता खुद को कोर्ट्स में, या फिर इधर से उधर कोर्ट्स में आप जाए, कोई नहीं चाहता, इसलिए दोनों वाले सही हैं, दोनों अजम्पशन सही हैं। अगर कोई नोटिस देखेगा तो घुसेगा ही नहीं, फिर सोचेगा कि भाई कोर्ट जाना है, तो बिल्कुल भी नहीं, इससे बढ़िया है कोर्ट ना जाओ भैया, अपने घर रहो, सिंपल सी बात। कह रहा है टुडे आई मस्ट सेटिस्फाई माई सेल्फ ओनली बाय बुकिंग एट अ पिंक हेडेड डक इन अ एनसाइक्लोपीडिया। आज मैं बहुत ही अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा हूँ सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया पर पिंक हेडेड डक को देख करके, ये उसने स्टेटमेंट में कहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, फिर कहता है द पिंक हेडेड डक, अजम्पशन क्या है, आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्सटिंक्ट है तभी तो वो देख के खुश हो रहा है, या कुत्ते को अगर एनसाइक्लोपीडिया पे देखेगा तो खुश हो जाएगा। देखा है रोजमर्रा में इतने दिखते हैं, क्या इसको खुश होना, बिल्कुल हो सकता है कि एक्सटेंट हो, इसीलिए ही और शी इज वेरी हैप्पी। फिर कहता है पीपल रेफर टू एनसाइक्लोपीडिया टू नो ओनली अबाउट द थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, बिल्कुल गलत, पहला बिल्कुल सही। इफ ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लीसिट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसाइक्लोपीडिया का लोग यूज तभी करते हैं जब कोई चीज़ या तो एग्जिस्ट नहीं करती हो। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए भी इंसाइक्लोपीडिया का यूज़ किया जाता है। फिर कहता है कि अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन, एक वार्निंग जो है ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक वार्निंग दी गई है टू स्टॉप ट्रेन, पुल चेन पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज़। अगर आप जो है ट्रेन को इम्प्रॉपर यूज़ के लिए रोकेंगे, उसकी चेन खींचेंगे, तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना जो है लगाया जाएगा, ये उसने कहा है। अब अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन में उसने कहा है कि सम पीपल मिस यूज़ द अलार्म चेन, बिल्कुल सही है भाई, तभी उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट, बहुत लड़के लोग जब जाते हैं तो मस्ती मस्ती में खींच लेते हैं उसको, इसीलिए उसने कहा है कि भाई अगर आप मस्ती में खींचेंगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर कहता है ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल मे वांट टू स्टॉप द रनिंग ट्रेन, बिल्कुल सही बात है, ट्रेन का टाइम हो चुका है, आपका कुछ सामान स्टेशन पे रह गया, या आपका कोई फैमिली मेम्बर स्टेशन पे रह गया और ट्रेन चल पड़ी, तो यू हैव टू पुल द चेन। या फिर कोई अनअप्रोप्रिएट मिसहैपनिंग ट्रेन के अंदर हो रही है, कोई बीमार हो गया या कुछ भी है, तो आपको चेन पुल करनी पड़ेगी। सर्टेन ओकेजन्स पे ऐसा होता है। बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। ठीक, फिर कह रहा है यूज our product to improve memory of our child. It is based on natural herbs and no harmful side effects. An advertisement of pharmaceutical company, फार्माक्यूटिकल कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट डाला है कि भाई अगर आप में हमारी हर्ब्स, हमारी मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे की जो मेमोरी है वो तेज होगी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स हैं, ये वो कह रहा है। अब अजम्पशन देख लेते हैं कि भाई उसकी अजम्पशन ठीक भी है कि नहीं है। कहता है पीपल जनरली ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोडक्ट विच इज़ यूजफुल हैज़ नो हार्मफुल, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो मेमोरी बढ़ाने के लिए हो, चाहे आपकी कोई क्योर करने के लिए, चाहे आपकी फेस की कोई क्रीम हो, आपके बालों के लिए कुछ हो, वॉट एवर इट इज़, यू गाइज विल प्रेफर, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें ढूंढते जो नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। भले ही आप सर के दर्द की भी गोली ले रहे हैं, उसका भी साइड इफेक्ट है, ध्यान रखिए इस बात को, उसका भी साइड इफेक्ट है। तो हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ सीख करते हैं मेडिकल में कि भाई उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक, फिर कहता है बिल्कुल सही बात है, मेमोरी, इम्प्रूविंग मेमोरी ऑफ चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट बाय मैनी पेरेंट्स, दोनों सही हैं, दोनों ही जो हैं बिल्कुल सही। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे की मेमोरी है, 10 दिन पहले कोई बात बताई है, आज उसको वो चीज़ ABCD हुई,
या कुछ भी टेबल्स हो वो उसको याद रहे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऐसा चाहते हैं कि उनके जो बच्चों की मेमोरी है वो शार्प रहे और तेज रहे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज इम्प्लिसिट, दोनों की दोनों अजम्पशन जो थी वो करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चंस आज हमारे पास में इतना ही है। लेक्चर हम लोग 26 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से अजम्पशन के पढ़े हैं।